नमस्कार, मैं वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेहत वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग SSC CHSL 2021-22 25 मई को जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आज की क्लास में मैथ्स के जो क्वेश्चन हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, मतलब एग्ज़ाम में किस अप्रोच के साथ आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए वो मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यूट्यूब पे इस तरीके का सॉल्यूशंस कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, इस क्लास को पूरा देखिए, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। अगर चीज़ें समझ में आए तो आप इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, पूछा गया है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का आयतन क्या होगा, जबकि पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। तो अर्धगोले का आयतन कैसे निकालते हैं, 2/3 पाई आर क्यूब से निकालते हैं। त्रिज्या कितनी यानी कि आर की वैल्यू कितनी दी है 21, तो सॉल्व कर लेंगे। 2/3 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और आर क्यूब यानी कि 21 × 21 × 21, ठीक है। तो 7 या 21, 21 से 21 आपका कैंसिल हो गया। 21 को 21 से मल्टीप्लाई करें कितना होगा 441, और इसको मल्टीप्लाई करना हमें कितने से 22 दूनी 44 से। तो 44 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये 441 को तो ये कितना जाएगा 19,404। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, आपका इतना ही आंसर आएगा। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे तरीके से आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, पूछा गया है कि 20% की छूट पर परफ्यूम बेचने पर निखिल को 140 रुपये की हानि होती है। यदि परफ्यूम का क्रय मूल्य 380 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे CP कितना दिया हुआ है 380 रुपये, ठीक है। अब 140 रुपये की हानि पर बेचा जाता है, इसका मतलब है SP कितना है, इससे 140 रुपये कम यानी कि 240। अब बोला गया है कि 20% की छूट पर परफ्यूम को बेचा गया, इसका मतलब है MRP पर जब 20% का डिस्काउंट दिया गया तो ये SP कितना आया 240, यानी कि MRP के 80% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर 240 के बराबर। तो 8 तियाँ 24, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 जीरो चिपका देंगे यानी कि 300। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि SP आपका दो तरीके से आता है। कैसे, जब CP पे हम या तो फ़ायदा ऐड करते हैं या नुकसान घटाते हैं तब भी SP आता है। और एक दूसरा तरीका क्या है, जब हम MRP पे डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आता है वो भी आपका क्या कहलाता है SP कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, पूछा गया है कि चीनी के 700 ग्राम बिलियन में चीनी की मात्रा 60% है। बिलियन में चीनी की मात्रा को 75% करने के लिए इसमें कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे एलिगेशन से। एलिगेशंस के लिए आपको चीनी पे भी आप एलिगेशन लगा सकते हो और वाटर पे भी लगा सकते हो, लेकिन हमेशा उस पे लगाओ जिसकी ज़्यादा वैल्यू दी है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, देखिए 700 ग्राम चीनी का घोल है, इसमें चीनी का परसेंट कितना है 60%। कह रहा है इसमें कितनी चीनी मिलाई जानी चाहिए, तो हमने मान लिया X किलो या X ग्राम चीनी मिलाई जानी चाहिए। जब चीनी मिलाएंगे तो सारी की सारी चीनी होगी, यानी कि उसमें उसका परसेंट क्या होगा 100%, और मिलाने के बाद चीनी का परसेंट कितना हो रहा है 75%। एलिगेशन लगा दो, जो जिसमें से घटेगा उसमें से घटा देंगे। तो यहाँ पे 5 से काट सकते हैं, 5 25 और 5 या 15। 5 की वैल्यू कितनी है 700, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 से काटेंगे 5 × 5, 5 × 20 यानी कि 140। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 14 तियाँ 42 यानी कि 420। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आप पानी पे भी लगा सकते हो, मैं लगा के बता देता हूँ, लेकिन मैंने आपको क्या बताया हमेशा उस पे लगाना जिसका डायरेक्ट मान दिया है, ठीक है। तो पानी पे लगाते हैं। 700 ग्राम चीनी का बिलियन है जिसमें चीनी कितनी 60% है कि पानी कितना होगा 40%। इसमें कितनी चीनी मिलाई जाए, हमने मान लिया X ग्राम चीनी मिलाई जाए। तो अगर चीनी मिला रहे हैं तो सारी की सारी चीनी यानी कि 100% चीनी है, यानी कि यहाँ पे पानी का परसेंट कितना है 0%। और फिर मिलाने के बाद चीनी का परसेंटेज कितना हो जाता है 75%, यानी कि पानी कितना रह गया 25%। लगा दो एलिगेशन, यहाँ पे 25 यहाँ पे 15, तो 5:3 देखो वही आ रहा है। तो समझ पा रहे होंगे आप कि एलिगेशन किसी पे भी लगाया जा सकता है। बस ये आपको ध्यान रखना है कि जो चीज़ दी है, जो डायरेक्टली दी है उस पर आप लगाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप मौखिक कर सकते हो। दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योगफल जो है वो 25 है और उनका गुणनफल 144 है, दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। देखो मैं आपको लगाने का तरीका बता देता हूँ। देखिए A + B, दो संख्याओं का योगफल कितना दिया है
25 और गुणनफल कितना दिया 144। अगर आपको सॉल्व करना है तो पहले a माइनस बी निकालो। कैसे निकलेगा? a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4ab। तो वहाँ से सॉल्व करोगे तो फिर a प्लस बी और a माइनस बी को सॉल्व करके a और b का मान आएगा। आप डायरेक्टली समझ सकते हो कि 16 नामा 144 होता है। तो 16 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा 7 हो जाएगा। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चंस को समझाने का पैटर्न मैं फॉलो कर रहा हूँ वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम में इसी अप्रोच के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वहाँ पे ये ज़रूरी नहीं कि आप क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके उसका आंसर निकालें। वहाँ पे ज़रूरत है कि आपका आंसर सही होना चाहिए। आपने किसी भी तरीके से निकाला उससे कोई मैटर नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 1000 रुपये पर एक वर्ष के लिए वार्षिक 20% की दर से साधारण ब्याज और अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज होने पर होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। तो आप समझ लो, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 1000 रुपये पर एक साल के लिए 20% की दर से साधारण ब्याज और इसी एक साल में अर्धवार्षिक रूप से 20% की दर से अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज लगाएं तो इन दोनों का अंतर क्या होगा। तो आपको इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है, हर साल उतना ही मिलेगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट 20% है एक साल का, इसका मतलब है एक साल में ब्याज कितना मिला 20%। ठीक है, अब अगर चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से लग रहा है तो अगर वार्षिक दर रेट हमेशा वार्षिक होती तो अर्धवार्षिक दर कैसे निकालेंगे? एक साल में छमाही कितनी होती 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे यानी कि 10% आएगा। ठीक है, छमाही दर। तो एक साल में छमाही कितनी होंगी 2, तो 2 छमाही का ब्याज उसी तरीके से निकलेगा जैसे 2 साल का निकलता है। तो 10% की दर पर 2 साल का ब्याज कैसे निकालते हो? 10 + 10 + 10 × 10/100 यानी कितना जाएगा आपका 21%। क्लियर? अब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 1%। तो 1000 का 1% कितना होगा 10। तो उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे आप क्वेश्चन। आप वैसे लगाओगे डिजिट मान के सॉल्व करके तब भी आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, तो लास्ट में ही उसे सॉल्व करो, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित तालिका एक महीने में विभिन्न शहरों में 4 विभिन्न मल्टी ब्रांड स्टोर द्वारा बेचे गए 3 प्रकार के लैपटॉपों की संख्या दर्शाती है। ठीक है, दिए गए महीने में स्टोर ए द्वारा बेचे गए लेनोवो लैपटॉप की संख्या उसी महीने स्टोर डी द्वारा बेचे गए डेल लैपटॉप की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। किसकी वैल्यू? ए द्वारा बेचे गए लेनोवो लैपटॉप की संख्या कितनी अधिक है। तो ए द्वारा लेनोवो लैपटॉप की संख्या कितनी है भाई? ए द्वारा बेचे गए लेनोवो लैपटॉप की संख्या कितनी है 50। ठीक है, और डी द्वारा डेल के कितने लैपटॉप बेचे गए? डी द्वारा डेल के लैपटॉप कितने बेचे गए 45। तो यहाँ पे पूछ रहा है ए द्वारा बेचे गए लेनोवो लैपटॉपों की संख्या उसी महीने में स्टोर डी द्वारा बेचे गए लैपटॉपों की संख्या से, यानी कि कंपैरिजन किससे करना है? डी वाले से। तो कितनी अधिक है भाई? 5। किससे? 45 से। तो 100 से कितनी अधिक होगी? 5 नाम 45। तो 100 से 9 बार काटेंगे तो कितना आएगा? 11 सही 1/9%। इसी को हम लिख सकते हैं 11.1%। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। दिया हुआ है कि 2945 डिवाइड बाई 19 माइनस 11 × 5 बराबर 29 प्लस ए। तो ए का मान कितना होगा? तो 19 से काट लो, 19 × 19 और कितना बचा आपका 10 और फिर यहाँ पे 19 × 19 कितना बचा 10, 4 उतार 104, 19 × 5 95, फिर 9 बचा तो 19 × 5 95। ठीक है, फिर 11 × 5 कितना हुआ 55। तो 55 इसमें से घटाएंगे कितना हुआ 100 बराबर 29 प्लस ए। तो 29 घटाएंगे तो कितना जाएगा 71। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, काफ़ी सिंपल है। यदि 15 किलोग्राम चीनी का मूल्य 600 है तो 25 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, 15 चक्कू 60 यानी कि 1 किलो का दाम कितना आ गया 40। तो 25 किलो का दाम कितना होगा? 25 चक्कू 100 यानी कि कितना हो जाएगा आपका 1000। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। दिया हुआ है यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तो शंकु का आयतन क्या होगा? पाई बराबर आपको यूज़ करना है 22/7। ठीक है, तो शंकु बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है,
ये आपका शंकु हो गया, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है वो 8 है और जो लेटरल हाइट है वो कितनी है, 10 है। तो आपको पता है कि शंकु किससे बनता है, जब एक समकोण त्रिभुज को हम घुमाते हैं, चाहे लंबाई के पड़ता घुमाएं या ऊंचाई के पड़ता, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर इसका कर्ण 10 है, ऊंचाई 8 है, तो इसका मतलब है ये जो बेस होगा इसका वो कितना होगा, 6, यानी कि रेडियस हमें पता चल गई कितनी है, 6। तो अब इसका आयतन कितना हो जाएगा भाई, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू कितनी, 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि 6 × 6 और ऊंचाई कितनी है, 8। क्लियर। तो इसे सॉल्व कर लो भाई। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, कटेगा क्या, 3 से कटेगा, 3 दूना 6, तो 6 × 8 = 48, 48 दूनी 96, 96 को 22 से जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 96 को 22 से गुणा करेंगे तो 22 छक्का कितना हुआ, 132, हासिल लगा 13 और 22 नमा कितना हुआ, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 19, 198, 198, 198 और 13, 198 और 13 कितना हुआ, 13 8 21 और 1 और 2 211, ठीक है, 211। और इसको डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 से काटेंगे तो 7 × 21, ठीक है, न जाने का 0, फिर 7 × 1 = 7, कितना जाएगा, 301.7 बनाएगा, ठीक है। पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि यदि 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ कितना होगा। हमेशा ध्यान रखो कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो जो विक्रय मूल्य के साथ दिया है वो है क्रय मूल्य और जो क्रय मूल्य के साथ दिया है वो विक्रय मूल्य। ऐसा क्यों होता है, इस चीज़ को समझ लो। जैसे 70 वस्तुओं का जो सीपी है वो 40 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, ठीक है। तो 0 से 0 उड़ा सकते हैं, इसका मतलब है सीपी बटे एसपी कितना हो जाएगा, इसको अगर नीचे लाए तो 4 के बटे में 7 आएगा, यानी कि सीपी कितना है 4 और एसपी कितना है 7। देखो 7 किसके साथ दिया था, सीपी के साथ, वो कहाँ पे आ गया, एसपी के साथ, और 4 दिया था एसपी के साथ, वो किसके साथ आ गया, सीपी के साथ। इसीलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो तुरंत अपने दिमाग में एज्यूम कर लो कि जो क्रय मूल्य के साथ दिया है वो एसपी और जो विक्रय मूल्य के साथ दिया है वो सीपी। यानी कि 40 की वस्तु को 70 में बेचेंगे तो जाहिर सी बात है फायदा हुआ, कितने का हुआ, 30 का हुआ। तो 30 का फायदा किस पे हुआ, 40 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया और 25 बार जाएगा, 25 नहीं कितना हुआ, 75, यानी कि 75% आएगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि वर्ष 2018 की तुलना में 2019 में खाद्यान्न के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी आई। तो 2018 में कितना है भाई, 2018 में थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, फिर भी मैं देखने का प्रयास कर रहा हूँ, कितना है 70, ठीक है। और 2019 में कितना है 65, तो कितने की कमी आई, 5 की कमी आई 70 में, तो 100 में कितनी होगी, तो इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 14 आएगा, ठीक है। 14 से काटेंगे तो यहाँ पे 50 और 7 7 × 49, यानी कि 7 पॉइंट कितना आएगा, 7 से 1/7, तो 7.14%, ठीक है। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x² = b - ax तथा x³ ब्रैकेट x³ + c = d, तो निम्नलिखित में से कौन c और d के मान हो सकते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, x⁻6 + cx³ बराबर कितना हुआ, d, ठीक है। और इसका आप क्यूब कर दो, इसको इधर ले आओ, x² + ax बराबर हम लोग लिख सकते हैं b। जब इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, x³, x इसका जो क्यूब करेंगे तो x की पावर कितना जाएगा, 6 आएगा। फिर b³ तो कितना हो जाएगा आपका, b³ का मतलब a का क्यूब और x का क्यूब प्लस 3ab, तो 3ab का मतलब कितना हुआ, 3 × a और x² और x की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x³, तो कितना हो जाएगा 3ax³ और a + b, और a + b की वैल्यू कितनी होगी, x² + x की वैल्यू कितनी हुई, b, बराबर कितना हो जाएगा, b³। क्लियर। तो इस यहाँ पे अगर हम x³ कॉमन ले लें तो ये वाला जो पोर्शन है वो कितना हो जाएगा, a³ + 3ab, ठीक है। अब कंपेरिजन कर दो, यहाँ पे x⁻6 से कैंसिल हो जाएगा, x³ की वैल्यू कितनी आ गई, a³
+3ab, ठीक है, a³ + 3ab, और d की वैल्यू कितनी आ गई b³, तो ये सी वाले ऑप्शन में है आपका, ठीक है। तो समझ पा रहे होंगे आप। अगला क्वेश्चन मौखिक करने वाला है। दिया हुआ है यदि वस्तु के मूल्य में पूर्व में 25% की कटौती की गई तो वस्तु के नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 25% की कटौती की गई तो 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4, यानी कि वैल्यू जो है वो 4 से कितनी हो गई 3 हो गई। तो 3 को 4 बनाने के लिए कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी 1 की। तो 1 की वृद्धि किस में करनी पड़ेगी 3 में, तो 100 में कितनी होगी 100/3 की वैल्यू क्या होती है 33 से 1/3%। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 25% कटौती की गई तो बढ़ाना है, इसका मतलब एक स्टेप ऊपर चले जाओ, तो 25 से ऊपर क्या होता है 33 से 1/3%। अगला क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ आपका जो क्वेश्चन है वो आपका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का है, जो चोर वाला जिस तरीके क्वेश्चन आता है वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी आपकी चेंज कर दी गई है। दिया हुआ है राकेश मुकेश से 4/3 गुना तेज है। तो मुकेश से 4/3 गुना तेज है, यानी कि मुकेश की स्पीड अगर 3 है तो राकेश की कितनी है 4 है। एक दौड़ में यदि राकेश मुकेश को 60 मीटर की बढ़त देता है तो प्रारंभिक बिंदु से वह दूरी ज्ञात कीजिए जहाँ वे मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए राकेश जो है मुकेश को 60 मीटर की बढ़त देता है। तो यहाँ पे मुकेश खड़ा हुआ है, ये मीटर हटा दो इसे, ठीक है, मुकेश खड़ा हुआ है, ये राकेश है। मान लेते हैं यहाँ कहीं पे मिलेंगे, तो आपको मैंने बताया कि जब मिलन होगा तो मीटिंग टाइम हमेशा सेम होगा। जितनी देर में ये यहाँ से यहाँ आएगा उतनी देर में अगर ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा तो इसको ये मिल जाएगा। तो अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, ठीक है। तो राकेश की चाल कितनी है 4 और मोहन की चाल कितनी है, मुकेश की चाल है कितनी 3, तो डिस्टेंस का रेशियो कितना होगा 4 और 3 का होगा। इनके बीच का गैप कितना है, 1 की वैल्यू कितने के बराबर 60 के बराबर। तो प्रारंभिक बिंदु से वह दूरी ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो प्रारंभिक बिंदु से वह दूरी ज्ञात कीजिए जहाँ वे दोनों मिलेंगे। तो प्रारंभिक बिंदु से निकालना है, तो प्रारंभिक बिंदु पे कौन खड़ा है राकेश, यानी कि राकेश की दूरी निकाल लो। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 × 60, 4×6 24, यानी कि 240। क्लियर। और अगर यहाँ से पूछा होता मुकेश के द्वारा चली गई दूरी तो 3 की वैल्यू निकाल लेते 6×3 18। तो समझ पा गए। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यहाँ पे यदि x - x cosec स्क्वायर 30/1 + cosec स्क्वायर 30 बराबर cos स्क्वायर 60 + 4 cot स्क्वायर 45 - sec स्क्वायर 60। तो सॉल्व कर लो भाई। x माइनस देखो cos 30 cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि -4x, और 1 प्लस कितना होगा 4 बराबर cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, cos 60 की वैल्यू जो है वो कितनी होती है जितनी sin 30 की होती है, यानी कि 1/2, और 1/2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 1/4। यहाँ पे cot की वैल्यू 45 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि 4 होगा, माइनस sec 60 की वैल्यू कितनी होगी, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, यानी कि इसकी कितनी होगी 2, तो 2 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 4। तो इससे तो ये कैंसिल हो गया। क्लियर। यहाँ पे कितना आ जाएगा -3x, और यहाँ पे कितना आया 5, और बराबर कितना है 1/4। तो जब इसे सॉल्व करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे तो इससे इधर ये नीचे आएगा ये ऊपर आएगा, यानी कि -5/12। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि 6 छात्रों के समूह के ग्रुप लीडर ने बताया कि उनका औसत वजन 46 किलोग्राम है। जब समूह के सदस्यों से उनके व्यक्तिगत वजन के बारे में पूछा गया तो उनमें से 5 ने अपने वजन 50 किलोग्राम, 52 किलोग्राम, 40 किलोग्राम, 44 किलोग्राम, 48 किलोग्राम बताया। तो छठे का वजन कितना होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 लोगों का औसत वजन कितना है 46, तो इनका सम कितना हो जाएगा 6 × 36, और हासिल लगा 3, 6 × 24, और 3 कितना हुआ 27, और 5 का वजन ये है। तो जोड़ लो भाई, इसे कितना हो जाएगा, देखो 48, देखो 4 × 4 = 8, 4 = 12, कितना हुआ 120, और 8 × 4 = 12, 112 ये जोड़ लो तो 132, 132 और 132 और 2 कितना हुआ 134, और 100 कितना हुआ 234। मान लेते हैं कि जो बचा हुआ उसका वजन x है, तो इसमें से घटा दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 में से 4 गया तो 2, और 7 में से 3 गया तो कितना बचा 4,
यानी कि 42 आएगी। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे नीचे दी गई तालिका में 5 अलग अलग कॉलेजों के छात्रों की संख्या दी गई जिन्होंने किसी दिए गए वर्ष के दौरान 5 अलग अलग विषयों के लिए ओलंपियाड में भाग लिया। दिए गए वर्ष में विभिन्न ओलंपियाड में भाग लेने वाले कॉलेज सी के छात्रों की रेंज और कॉलेज ई के प्रति ओलंपियाड औसत छात्रों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सी वाले की रेंज निकालनी है। तो रेंज कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम में से मिनिमम घटाते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना है 250 और मिनिमम कितना है आपका 80। तो इसकी रेंज कितनी आ गई सी वाले की 170। ठीक है, ई वाले का औसत निकालना है। तो ई वाले का औसत निकाल लो, कितना आएगा सम, तो 5 2 7 7 3 कितना हुआ 10। ठीक है, और 8 1 9 9 8 कितना हुआ 17 17 और 8 17 8 25 25 और 1 कितना हुआ 26, हासिल लगा 2 और 1 2 3 4 4 2 कितना हुआ 6, 5 से डिवाइड करो, 5 1 5 5 3 15 और 5 दूना 15 और 5 दूना 10, यानी कि इसका एवरेज कितना है 132। तो इसमें से इसे घटाओ तो कितना आ जाएगा 38। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है ए किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 80 दिन में कर सकता है, बी 2 दिन अकेले कार्य करता है, ए तीसरे दिन अकेले कार्य करता है। यह प्रक्रिया काम पूरा होने तक चलती है, कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, तो ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है 24 दिन में, बी कितने दिन में करता है 80 दिन में। तो इसका एलसीएम ले लो, कितना होगा 240, यानी कि एक दिन में कितने लड्डू बनाएगा आपका, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 240, यानी कि ये 10 लड्डू बनाएगा और ये 3 लड्डू बनाएगा। अब कह रहा है कि बी जो है वो 2 दिन काम करता है, तो 2 दिन में कितने लड्डू बने 6, और ए तीसरे दिन काम करता है, यानी कितने बनाए उसने लड्डू 10। तो टोटल 16 लड्डू कितने दिन में बने 3 दिन में बने। तो 240 बनने में कितना टाइम लगेगा, 16 से डिवाइड कर दो तो 15 बार जाएगा, यानी कि 15 से इधर गुणा कर दें, 15 से इधर गुणा कर दें, तो यहाँ पे 240 आया, यहाँ पे कितना आया 15 3 45, यानी कि टोटल कितना टाइम लगेगा 45 दिन लगेगा। क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कमल 11,180 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेच देता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 6 वस्तुओं का लॉस होता है जब वो 80 वस्तुएं बेचता है, तो लॉस जो हो रहा है वो किस पे हो रहा है, विक्रय मूल्य पर, यानी कि नीचे वाली वैल्यू किसको बताएगी, एसपी को बताएगी और ऊपर वाली वैल्यू लॉस को बताएगी। यानी कि कोई चीज़ जब 80 की बेची जाती है तो 6 की हानि होती है, यानी कि सीपी कितना होगा 86। ठीक है, और सीपी कितना दिया है 11,180 रुपये। तो 86 की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर, 11,180 के बराबर है। ठीक है, तो 43 दूना कितना हुआ 86, 43 दूना कितना हुआ 86, 14 और इधर 11 कितना हुआ 25, यानी कि 258। तो 43 छक्का 6 3 18, 6 बार चला जाएगा तो छक्का जाएगा, तो एक की वैल्यू कितनी आई, एक की वैल्यू कितनी आ गई 130। तो एक की वैल्यू 130, यानी कि जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। ठीक है, एक की वैल्यू ही आ गई। अगर पूरा विक्रय मूल्य पूछा गया होता तो 80 की वैल्यू निकाल देते। क्लियर, पूरा सीपी तो दिए ही दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कन्फ्यूज मत होना कि एक आया है तो वो सीपी की वैल्यू की, ऐसा नहीं है। वो आप इस तरीके समझो कि अगर हम एक्स मान लेते हैं कि जो विक्रय मूल्य वो x रुपये है। ठीक है, तो वहाँ से x से आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे हमने एक रेशियो मान लिया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 130। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, एक परिवार प्रतिमाह 240 रुपये चीनी खरीदने पर खर्चा करता है। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर इस मद पर खर्च की जा रही राशि को अपरिवर्तित रखने के लिए परिवार को चीनी के मासिक उपयोग में 1.5 किलोग्राम की कमी करनी पड़ती है। चीनी का बढ़ा हुआ प्रति किलोग्राम मूल्य क्या है। देखिए 240 रुपये की चीनी खरीदता है परिवार और जो प्राइस है उसको चेंज नहीं करना चाहता है, जबकि वैल्यू कितनी बढ़ गई चीनी की 25%। तो 25% का मतलब क्या हुआ 1/4, यानी कि चीनी का जो प्राइस है वो कितना हो गया 4 से 5 हो गया। क्लियर, इसका मतलब है कि जो उपभोग होगा, अगर हमें वैल्यू को कांस्टेंट रखना है, अगर हमें इसकी जो टोटल क्वांटिटी है उसको कांस्टेंट रखना है, इसका मतलब है वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 से 4 हो जाएगी। यानी कि अगर पहले 5 किलो चीनी लगती थी तो अब कितनी लगनी चाहिए 4 किलो, तो कितने की कमी करनी पड़ेगी 1 की। लेकिन दिया कितना है 1.5, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी है 1.5 के बराबर।
तो चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य में निकालना है, यानी कि ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में हम कितने की चीनी खरीदते हैं, 240 की। पहले हमें कितनी मिलती थी, 240 में 1.5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 7.5 किलोग्राम। अब कितनी मिल रही है, 6 किलोग्राम। तो 6 किलोग्राम मिल रही है, यानी कि ये प्राइस यहाँ पे बढ़ा हुआ है। तो कितने में, 240 में, तो 6 से काटेंगे तो 6 चौक 24, यानी कि 40 रुपये आ जाएगा। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ पाए होंगे। अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो ये वीडियो इसे रिकैप करके आप देख सकते हैं। ये नॉर्मली आपका थ्योरम बेसिस क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये पूछा गया कि कोण ACD किसके बराबर होगा। तो ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होता है। तो ये क्या है, ABC, यानी कि ABC के बराबर होगा। क्लियर। ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होता है, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होता है। ये थ्योरम आपने पढ़ी होगी। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक गोला 14 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के 8 कोनों से होकर के गुजरता है, गोले का आयतन क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक घन बना हुआ है और इससे होकर के एक गोला गुजरता है। ठीक है, इसका मतलब है जो घन का विकर्ण है वो इस गोले के व्यास के बराबर होगा। तो घन का विकर्ण कितना होता है, A√3, यानी कि 14√3 होगा। ठीक है, और व्यास कितना होगा, 2r। तो इसका मतलब है रेडियस कितनी आ गई, 7√3। तो अब घन का जो गोला है, गोले का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई r क्यूब। तो पाई की वैल्यू कितनी, 22/7 r क्यूब। तो 7 का क्यूब करेंगे तो 7 × 7 × 7, √3 × √3 कितना हुआ, 3, और फिर एक √3। तो 7 से 7 आपका कैंसिल हो गया, 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 7 49, 49 को हम किससे गुणा करेंगे, 88 से, और इंटू कितना आ जाएगा, √3। तो ये कितना आ जाएगा, 4312√3, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पे एक संख्या दी हुई है और ये 22 से विभाज्य है। यहाँ पे रिक्त स्थान पर क्या आएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि अगर 22 से संख्या कट रही है, इसका मतलब है 11 और 2 की डिविजिबिलिटी को फॉलो करनी चाहिए। तो लास्ट में 8 है, इसका मतलब है 2 की डिविजिबिलिटी को तो फॉलो कर रही है, बस 11 की चेक करनी है। और 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, संख्या के सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 11 का मल्टीपल हो या फिर 0 हो। तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 2, तो 2 का फिर क्या आएगा, यहाँ पे ये वाली वैल्यू आएगी, इसे मान लेते हैं x है, प्लस कितना हुआ आपका 5, और फिर कितना हुआ 7। तो 7 5 12, 12 2 कितना हुआ 14, प्लस x, इसकी वैल्यू आ गई। फिर एक छोड़ के इसे देखो 3, 3 के साथ 4, 4 3 कितना हुआ 7, 7 6 13, 13 8 कितना हुआ 21। तो यहाँ पे कितना रखें, ताकि अब देखो यहाँ पे 11 का तो मल्टीपल बन नहीं सकता, जो ऑप्शन दिए हैं सिर्फ 0 बन सकता है। तो 7 रखने पर 21 - 21 0 आएगा, यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 7 होगा, तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि a + b + c बराबर कितना है 10, ab + bc + ca बराबर 30, तो a² + b² + c² की वैल्यू आपको ज्ञात करनी। तो इसका स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा, a + b + c का वाला स्क्वायर क्या होगा, a² + b² + c² प्लस क्या होगा 2ab + bc + ca, और इसका 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 100। क्लियर। अब ab + bc + ca की वैल्यू कितनी है 30, तो 30 दूना 60, तो 100 में से 60 गया तो कितना बचा 40, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला वाला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, एक बाइक 50,000 रुपये में खरीदी जाती है, इसका मूल्य सालाना 10% की दर से घटता है, कितने वर्षों में इसका मूल्य जो है वो 36,450 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 10% की दर से घट रहा है, इसका मतलब है 10 से कितना हो रहा है 9 हो रहा है। ठीक है, तो 50,000 था इसका प्राइस, ठीक है, और कितना हो जाता है 36,450। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से काटेंगे 5 × 5, और 5 से काटेंगे 5 × 7 35, 5 दूना 10, और 5 नाम 45। ये किसका क्यूब है 10 का, और ये किसका है 9 का क्यूब। तो इसका मतलब है कितना टाइम लगेगा 3 साल लगेगा। ठीक है, क्योंकि 10 से 9 हो रहा है, अब 3 पावर आ रही है, इसका मतलब है ऐसा कितने साल में होगा 3 साल में होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि कंप्लीट जो पेपर का सोल्यूशन मैंने कराया उसे आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगर आपको सोल्यूशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। उसके अलावा इस चैनल पे आप बने रहिए। कंप्लीट मैं जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए यहाँ पे
बेस्ट तरीके से आपको प्रिपरेशन कराने वाला हूँ। आपको मैथ्स तो पढ़ाई जाएगी, साथ ही साथ में जीएस का जो बेस्ट कंटेंट है वो दूंगा आपको। उसके अलावा जो इंग्लिश का बेस्ट कंटेंट है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।